हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। हमने पिछले क्लास में एलोट्रोप्स पढ़ लिए थे कार्बन के, और एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, और उसके फॉर्मूले भी पढ़े थे। अगर कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो वो जाके देख सकता है मेरी पिछली वीडियो। ठीक है, तो आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज ये बताऊंगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ एटम्स which join to the carbon chain and responsible for its properties। ओके, समझ आया। फंक्शनल ग्रुप होता है एटम्स का ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारी एक कार्बन चेन के साथ लग जाता है जाके, ठीक है, और उसकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि ऑल्टर करता है उसकी प्रॉपर्टीज। Group of atoms which attaches to a carbon chain and responsible for its physical and chemical properties। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है ग्रुप ऑफ एटम्स विच अटैच टू अ कार्बन चेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल होते हैं जैसे कि COOH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। अब इसमें आप देख रहे होगे, देखो कार्बन भी है एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन का 1 एटम है। तो एक ग्रुप ऑफ एटम है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप बना रहा है, और यही फंक्शनल ग्रुप क्या है, किसी कार्बन चेन से जाके लग जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसी CHO क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, OH अल्कोहल ग्रुप। ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। ऐसे होते हैं NH3
एमीन, CONH3, एमाइड। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये सब बने डिफरेंट डिफरेंट एटम के ग्रुप से ही हैं, जो कि कार्बन चेन से अटैच हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज ऑल्टर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में आ जाता है तो हम उसकी नेमिंग कैसे रखेंगे? उसके लिए इनके सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है, सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, इनके प्रीफिक्स यहाँ पे और सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप पहला COH, ठीक है। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है और सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी OH का जो कि अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी जो है प्रीफिक्स है, और ऑल जो है वो है इसका सफिक्स। कीटोन, कीटोन का कीटो हो सकता है और ऑक्सो हो सकता है, और सफिक्स होगा ओन। ऐसी एल्डिहाइड का और प्रीफिक्स होगा फॉर्माइल। अब ये क्या NH3 एमीन, इसका प्रीफिक्स आता है एमिनो, और सफिक्स अमीन आता है, ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो ये देखो, मैं नेमिंग के कुछ बताता हूँ एग्जांपल।
जैसे देखो 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ठीक है। 4th कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं बताओ? 3 कार्बन की चेन को प्रोप प्रीफिक्स लगाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। प्रोप प्रीफिक्स होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा? प्रोपेन एन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आपने पीछे देखा सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है ओइक एसिड। हम यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे, सफिक्स करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स में देते हैं जगह, मतलब उसका सफिक्स लिखते हैं। और जो लो प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा, पहले ये समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, सिंपल इसका सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड, अब देखो यहाँ पे हम ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। अब ये ई और ओ वोवल्स हैं दोनों, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं। तो जब वोवल्स आ जाता है तो ये जो एन के साथ ई होता है ये हम हटा देते हैं, ठीक है। ई जो होता है वो हम हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। समझ आया? ये क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। ऐसी एक और एग्जांपल देखो जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो। देखो दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप है। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, क्योंकि हमारी जो मेन चेन है वो तो यही है ना, कार्बन की। पहले कार्बन की मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन की मेन चेन कितनी है? कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। तो हमें इतना पता है कि 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो हम प्रोप लिख देंगे, ठीक है। अब प्रोप के पहले जो है प्रीफिक्स आता है, क्योंकि देखो मैं बताया जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी वाले में क्या होता है? सफिक्स लेते हैं, और लो प्रायोरिटी वाले को प्रीफिक्स देते हैं, मतलब उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। तो लो प्रायोरिटी अमीन की है, अभी मैंने बताया ये अमीन होता है। तो लो प्रायोरिटी मतलब लो प्रायोरिटी वाले का प्रीफिक्स लिखते हैं, तो इसका अमीन का प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो। अभी पीछे बताया एमिनो। तो ये लगा हुआ है 3rd नंबर पे। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको फर्स्ट नंबर देते, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ऐसा भी हो सकता था, तब भी वैसे ही बनता, मतलब तब भी 3 ही कार्बन की चेन होती। अगर हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करते, नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते इस कार्बन से, तब भी वैसे ही होता। लेकिन कुछ फर्क है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रायोरिटी जो है उसको फर्स्ट नंबर देना जरूरी है, ठीक है। लो प्रायोरिटी को कम नंबर दे सकते हैं, लेकिन हाई प्रायोरिटी को कम नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। उसको फर्स्ट नंबर देना जरूरी है, क्योंकि देखो एक रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल एक होता है, इसमें क्या होता है? देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है, एक लगा है फर्स्ट नंबर पे, एक लगा है 3rd नंबर पे, तो 1 + 3 कितना होगा? 4, मतलब कि इन दोनों का सम 4 ही आ रहा है। अगर हम इसको फर्स्ट दे देते और इसको 3rd दे देते, तब भी 1 + 3 कितना होता? 4 ही होता। मतलब कि दोनों तरफ बात एक ही पड़ रही है। अब बात एक पड़ रही है
लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि कम से कम नंबर होना चाहिए यहाँ पे, बात समझ आई। मतलब यहाँ पे कम से कम नंबर होना चाहिए नंबरिंग में। जैसे तुमने जो नंबरिंग दी है उसको अगर ऐड कर रहे हो तो ऐड करके जो भी कम से कम नंबर आ रहा है नंबरिंग में वही वाला होना चाहिए। अभी मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू पूरा समझाऊंगा अगर समझ नहीं आया तो। यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को इसलिए दिया क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हम फर्स्ट नंबर इसको भी दे सकते थे, बात एक ही पड़ती लोएस्ट लोकेंट रूल से, क्योंकि दोनों साइड से अगर नंबरिंग करें तो 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट नंबर, अगर बात एक ही पड़ती है दोनों साइड से, तो फर्स्ट नंबर उसको ही देते हैं जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप होता है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हम सफिक्स लिखते हैं। और प्रीफिक्स किसका लिखेंगे? एमीन का, जिसका होगा एमिनो। तो ये थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे ऐसे 3 डाल के लिख देंगे एमिनो कि ये थर्ड नंबर पे है। 3 एमिनो। प्रोप, प्रोप तो 3 कार्बन के लिए एन लगेगा, है ना, जैसे यहाँ पे लगा था एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पर जो ई आता है वो तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे ओइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये था हमारा फर्स्ट नंबर पे। तो 1 डाल के ऐसे स्लैश डाल के ओइक एसिड। तो बात समझ आई? नेमिंग ऐसे करते हैं कंपाउंड की। ये IUPAC नेमिंग है, IUPAC नेमिंग। ठीक है, इसी को नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है IUPAC के हिसाब से नेमिंग करना अलग अलग कंपाउंड्स की। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर का ये मतलब है कि इंटरनेशनल हर जगह पे इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, अभी ये बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रूल जो है सब जगह एक ही है। IUPAC ने जो रूल बनाए हैं सब जगह एक ही लगते हैं। तो लोएस्ट लोकेंट रूल आपको लगता है सही से समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो। देखो अब यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। ये वाला एल्काइल ग्रुप है, CH3 जो होता है ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब हमें नंबरिंग देनी है। सबसे पहले काम क्या होता है कि हमें अपनी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। कार्बन चेन हमारी ये है। ठीक है, अब कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, जिसमें कि कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। तो हमें पता चल गया यहाँ पे तो ब्यूट लगेगा। इसको क्या कहते हैं? ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो प्रीफिक्स है ना, पता ही होगा। यहाँ पे देखो अब नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 ऐसे करें, 1 2 3 4, ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल को ऐसे लिख लो। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा यहाँ पे। पहले ऐड करेंगे जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन को ऐड कर दिया, फिर किस पे है? सेकंड पे है और थर्ड पे है। ठीक है, तो टोटल इनका कितना आ रहा है? 6। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं, देखो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, पहले तो यहाँ से दी थी ना, अब यहाँ से देते हैं 1 2 3 4। तो देख लो फिर से एक बार ऐड करो सबको, पोजीशन को। तो सेकंड पे है एक,
एक थर्ड पे है और एक फोर्थ पे है। तो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ रही है बताओ? 9। ठीक है, तो बताओ लोएस्ट लोकेंड रूल ये कहता है कि जिस सम में कम आ रहा हो नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड कम आ रहा हो, 6 कम आ रहा है ना 9 से, तो वही वाली नंबरिंग हम लेते हैं। अब वहां पर क्या था, वहां पर दोनों तरफ जो सम था सेम आ रहा था, तो हमारे पास चांस था कि हम अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर पहले दे दें। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पहले नंबर दे दिया। अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी को भी पहले नंबर मिल रहा है और लोएस्ट सम भी आ रहा है। बात समझ आई? तो हम नंबरिंग वही वाली देंगे, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे दोनों बातें सही हो गई, दोनों बातें सही पड़ रही है, तो यही वाली नंबरिंग बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट लोकेंड रूल भी लग रहा है और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर भी मिल रहा है पहला। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो अब इसकी नेमिंग की बात आती है। ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया जितने भी लोएस्ट प्रायोरिटी वाले होंगे सब आपको पता है, मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो वो तो सफिक्स में ही जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम सफिक्स ही लिखेंगे। बाकी लोएस्ट प्रायोरिटी कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है, एमीन है और मिथाइल है। ठीक है, अब इनके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं। इस एक का तो है एमिनो, ठीक है, और एक का है मिथाइल, इसका नाम मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल कैसे बना, देखो मिथेन है, मिथेन क्या होता है, CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, CH3 रह गया, तो मिथ तो वैसी था, मिथ वैसी था, एन को हटा के क्या लगा दिया, आइल। समझ आया? ऐसी इथाइल भी ऐसे बनेगा इथेन से, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। एक सिर्फ लास्ट का हाइड्रोजन जैसे हमने बनाना हो, प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ये होता है प्रोपेन। हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो आइल आ जाएगा, CH3 CH2 CH2, और CH2 के आगे ऐसे स्लैश भी डालना है कि ये एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन। ठीक है, कहीं से बना सकता है एक बॉन्ड, लेकिन वो फ्री बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोपाइल। ये हमने बॉन्ड ऐसे फ्री क्यों छोड़ा, क्योंकि पता है आपको कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो फ्री रहेगा ना, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर से देखो ये मिथाइल पता लग गया आपको, ये अमीनो है। अब प्रीफिक्स दोनों के हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन किस प्रीफिक्स को हम पहले लिखें, किस प्रीफिक्स को हम बाद में लिखें, ये भी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं इसको, इसका रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये सब जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये सब नोमेनक्लेचर में आती है। नोमेनक्लेचर को कहते हैं कि रूल्स ऑफ नेमिंग। ठीक है, रूल्स ऑफ नेमिंग, नेमिंग के रूल्स को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। तो ये एक और रूल आया यहाँ पे कि 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, लेकिन है दोनों प्रीफिक्स वाले। अब प्रीफिक्स वाले हैं तो हम सोच रहे हैं कि पहले अमीनो लिखें या फिर पहले मिथाइल लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिखने हैं, प्रीफिक्स तो पहले आता है और सफिक्स बाद में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, एम पहले आता है, ए पहले आता है। ठीक है, तो ए मतलब एमिनो का, तो एमिनो किस पोजीशन पे, 2 पे, तो यहाँ पे ऐसे कर लो 2 पे लगाओ स्लैश डाल के एमिनो। ठीक है, अब आएगा मिथाइल, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से बाद में है। ये मिथाइल कितने पे है, ये 2 पे नहीं था, 3 पे था,
एमिनो देख लो 3 पे है, मिथाइल जो है वो 2 पे है। थोड़ा आगे करना पड़ेगा। मिथाइल हमारा 2 पे आ गया। उसके बाद ब्यूट, अब आपको पता है एन तो लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब एन का लास्ट वाला ई हटेगा, क्यों? क्योंकि वोवल्स साथ में आ रही है, जैसे यहाँ पे वोवल्स साथ में आए थे, तो वोवल साथ में आते हैं तो फिर कुछ बनता नहीं है वर्ड, तो ई हटाना पड़ता है, तो इसलिए 1 लगा के ऐसे ओरिक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया पूरा, इस पूरे कंपाउंड का IUPAC नेम ये होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, मैं IUPAC नेमिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज है मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उन सबकी फैमिली होती है जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि उन मेंबर्स की सीरीज जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। जैसे कि एल्केन है, एल्केन, ठीक है। अब एल्केन कौन कौन से होते हैं? एल्केन के अंदर आते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं, मतलब एल्केन कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। बाकी ये मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन है किस फैमिली के? एल्केन फैमिली के। कौन सी फैमिली के? एल्केन फैमिली के। तो इनके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब कि एन, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो एन एक ही फंक्शनल ग्रुप है सबके पास, तो ये होमोलोगस सीरीज है एक। और इस होमोलोगस सीरीज का क्या नाम है? एल्केन फैमिली। बात समझ आई? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है उन मेंबर्स की सीरीज जिनके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। बाकी मैं कार्बन चेन की तो बात कर नहीं रहा, कार्बन चेन तो अलग अलग हो ही सकती है। वही वो मेंबर्स जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि ये सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे फैमिली में मेंबर होते हैं ना, कि ये बेटा, ये पापा, ये इसका दादा, ये इसका परदादा होता है, तो यही है। ऐसे ही ये पूरी फैमिली है और ये सारे मेंबर्स हैं, और इस सीरीज को ही होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इस होमोलोगस सीरीज का क्या नाम है? एल्केन फैमिली। और इस एल्केन फैमिली का मतलब कि होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर, मान लो मीथेन, क्या कहलाता है? होमोलोग्यूस। होमोलोग्यूस मतलब कोई भी एक मेंबर क्या कहलाता है? होमोलोग्यूस मेंबर। किसी भी एक मेंबर को क्या कहते हैं? होमोलोग्यूस। और पूरी फैमिली को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, जो कि जिसका नाम होता है एक पर्टिकुलर एल्केन फैमिली जैसे इसका है। तो समझ आ गया आपको होमोलोगस सीरीज क्या होता है? उसके बाद आती हैं बहुत सारी रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहली है कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
किसी का भी ऑक्सीडेशन, किसी भी चीज का, जैसे कि कोल का, ठीक है, कोल है, कार्बन मतलब कि कार्बन की बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देगी, CO2। तो यही कंबशन है, समझ आया। कंबशन क्या है, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन या फिर बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंडर हीट एंड हाई प्रेशर या फिर पर्टिकुलर प्रेशर, ऑक्सीडेशन और बर्निंग। Oxidation or burning of a substance in the presence of oxygen at a particular temperature or pressure। ऐसी मीथेन का, मीथेन जो कि गैस है, मीथेन गैस का ऑक्सीडेशन CO2 प्लस H2O, समझ आया। उसके बाद कंबशन तो आपको समझ आ गया। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? किसी भी चीज का एडिशन, यहां पे देखो ये है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन, जैसे कि CH3 है, ठीक है, ये मिथाइल है, मिथाइल में एक हाइड्रोजन ऐड करवाया जिससे क्या बना, मीथेन। ऐसी इथाइन है ये, ठीक है। इथाइन में हम क्या लेंगे, ये जो ऊपर लेते हैं इसको कहते हैं रीजेंट, H2SO4। H2SO4 जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पर तो रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि हाइड्रोजन ऐड करा देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन ही होता है, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में। तो हाइड्रोजन ये बॉन्ड तोड़ के एक एक हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, समझ आया। ये बॉन्ड टूट गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया। अब एक बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड करवा दिए H2SO4 ने। अब हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है? रिडक्शन होता है, इसको इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो ऊपर है इसको क्या कहते हैं? रीजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रीजेंट। ऐसी आती सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये समझ आ गया कि H2SO4 जो है, मतलब कि एरो के ऊपर या फिर रिएक्शन को करवाने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, उसको क्या कहते हैं? रीजेंट, ठीक है, अटैकिंग रीजेंट। ये अटैकिंग रीजेंट है H2SO4। क्या है? अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, H2SO4 और क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट भी है, स्ट्रॉन्ग। और आती सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एडिशन का मिट गया। एडिशन रिएक्शन जो थी वो था किसी चीज का एडिशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को हटा के उसकी जगह ले लेना, ठीक है। जैसे कि देखो CH4 है, उसका हमने क्या करवाया है यहाँ पे, क्लोरीनेशन। किसकी प्रेजेंस में, HNu का क्या साइन होता है, सनलाइट का, ये सनलाइट है। और ये जो Cl2 लिखा है इसको क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। मतलब कि Cl2 यहाँ पे क्या है, अटैकिंग रीजेंट है, ठीक है। HNu क्या है, कैटलिस्ट है, ये अटैकिंग रीजेंट है। और ये HNu क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर दे। HNu रिएक्शन को फास्ट करता है, ये वाली वो क्या करता है, Cl2 को तोड़ता है और फिर Cl2 जो है वो टूट के यहाँ पर लगते हैं, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, अपनी जगह से हटा देते हैं और खुद जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया तो इसको इसलिए क्लोरीनेशन कहते हैं। अगर ब्रोमीन लिया होता तो ब्रोमिनेशन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आयोडेशन भी हो सकता है, I2। तो CH4 था यहाँ पे, मतलब ये देखो ऐसा हुआ है, ये यहाँ पर Cl2 आया, एक Cl आया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ देखो, था क्या, Cl2 था, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये HNu सनलाइट की वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से ये Cl रेडिकल में बदल गया। रेडिकल क्या होते हैं, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेडिकल होते हैं। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो रेडिकल होते हैं। तो ये क्लोरीन का रेडिकल है। अब ये क्लोरीन का रेडिकल क्या करेगा, यहां पर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। और Cl यहां पर जाके लग जाएगा, मतलब कि ये हाइड्रोजन पे नहीं, कार्बन पे अटैक करता है। वैसे समझ आया। ऐसे ही अगर हम और ज्यादा क्लोरीनेशन कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसके बाद ही क्लोरीनेशन कह रहा हूं मैं, इसके बाद एक और बार क्लोरीनेशन कराया तो ये बना, एक और बार कराया तो फिर एक और H हट जाएगा यहां से, Cl मतलब कि ये जो H हटता जा रहा है और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। समझ आया। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक करो, ठीक है। बिना लाइक करे मत जाया करो अगर पसंद आती है तो वीडियो, ठीक है। बाय।